नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। आप देख रहे हैं लोकतंत्र टाइम्स ऑफ भारत के साथ आप हैं और मेरा नाम है अंकित त्यागी। लोकतंत्र में आज सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। केजरीवाल 30 जुलाई को सिंगापुर सरकार के बुलावे पर भारत से सिंगापुर जाना चाहते हैं। उसमें एक समस्या आ गई है। समस्या ये है कि उन्हें जाने से रोका जा रहा है, ऐसा खुद अरविंद केजरीवाल ने आज सार्वजनिक रूप से कहा। समस्या क्यों आई है? दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता संजय सिंह ने राज्यसभा में नोटिस देकर इस मामले पर चर्चा करने की बात कही। सवाल कई हैं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल को रोका क्यों जा रहा है, इसके पीछे की वजह सियासी है क्या, या फिर कोई केजरीवाल के फाइल में ऐसा क्या पेंच फंस गया है जिससे अभी तक फाइल को ओके नहीं किया जा रहा। जब सवाल इतने सारे हैं तो बात यह भी है कि क्या केंद्र सरकार की मोदी सरकार जो है वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार के जो दिल्ली मॉडल की बात होती है, जो केजरीवाल मॉडल की बात होती है, उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा से परेशान हो रही है। ये खुद अरविंद केजरीवाल का कहना है, जबकि बीजेपी का तर्क है कि इन सारी बातों में सिर्फ राजनीति ढूंढी जा रही है, सामान्य प्रोसेस है वो चल रही है। पहले इस पूरे हंगामे पर यह रिपोर्ट देखिए। देखिए, मैं कोई अपराधी तो हूं नहीं और एक चुना हुआ मुख्यमंत्री हूँ, इस देश का स्वतंत्र आज़ाद नागरिक हूँ। सो मुझे वहाँ जाने से क्यों रोका जा रहा है, मेरी समझ के बाहर है। अरविंद केजरीवाल ने इस एक आरोप से मोदी सरकार पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं और अपने दिल्ली मॉडल की तारीफ भी कर दी है। साथ ही एक सवाल को सार्वजनिक रूप से अब पूछ लिया कि उनकी सिंगापुर दौरे की फाइल आखिर क्यों अटकी पड़ी है, मामला कहां फंस गया है। दरअसल 7 जून को अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर जाने के लिए अपनी फाइल आगे बढ़ाई और 30 जुलाई को सिंगापुर जाने की इजाजत मांगी, लेकिन 41 दिनों बाद भी जब इजाजत नहीं मिली तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सिंगापुर यात्रा पर चर्चा के लिए राज्यसभा में कामकाज स्थगित करने का नोटिस जारी किया। साथ में एक ट्वीट भी किया जिसमें लिखा कि मोदी का मॉडल नकली है, केजरीवाल का मॉडल असली है। सिंगापुर की सरकार ने दिल्ली मॉडल पर चर्चा के लिए केजरीवाल को बुलाया तो मोदी जी को गुस्सा आ गया। 3 बार के निर्वाचित सीएम को सिंगापुर जाने की इजाजत क्यों नहीं? आज सदन की कार्यवाही स्थगित कर इस विषय पर सरकार जवाब दे। और दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों में जो तरक्की हुई है दिल्ली मॉडल के बारे में वहाँ पे प्रस्तुत करने के लिए, तो पूरी दुनिया के लीडर्स जो हैं वो दिल्ली मॉडल के बारे में सुनेंगे और तो ये इससे देश का गौरव बढ़ेगा, इससे देश का नाम होगा। 1 जून को सिंगापुर के हाई कमिश्नर और केजरीवाल की मुलाकात हुई। दिल्ली सचिवालय में साइमन वोंग और केजरीवाल दोनों ने मुलाकात की। वर्ल्ड सिटीज समिट 2022 में आने के लिए केजरीवाल को यही निमंत्रण मिला। 7 जून को केजरीवाल ने सिंगापुर जाने की इजाजत मांगी। सिंगापुर में 2 और 3 अगस्त को आयोजन होने हैं। इस समिट के जरिए केजरीवाल चाहते हैं कि अपनी सरकार के दिल्ली मॉडल को दुनिया के सामने रखें, लेकिन अब उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है तो सियासत भी शुरू हो गई है। जाहिर तौर पे राजनीति है और इसके अलावा कोई कारण लीगली तो कोई कारण नजर नहीं आ रहा। ऐसा तो है नहीं कि कोई कोर्ट ने रोक लगा रखी है मेरे जाने पे, मैंने कोई अपराध कर रखा है, कोई कोर्ट की रोक नहीं है, कोई किसी तरह की रोक नहीं है। एक आम नागरिक भी तो बाहर जाने के लिए स्वतंत्र है, तो फिर अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जा सकता, चुना हुआ मुख्यमंत्री क्यों नहीं जा सकता? और मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ, मैं तो वैसे विदेशों में ज्यादा नहीं जाता। बीजेपी भी इस मसले पर अब मैदान में है। केजरीवाल ने जैसे ही ये बात कही, अमित मालवीय ने ट्वीट किया, सवाल का जवाब दिया कि मेयरों को बुलाया गया तो केजरीवाल जाकर करेंगे क्या। केजरीवाल सिंगापुर में एक सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति मांग रहे हैं जो मेयरों के लिए है। कोई उन्हें याद दिलाए कि वह अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें अन्यथा नहीं सोचना चाहिए। उदाहरण के लिए सूरत की मेयर हिमाली बोघावाला को भी भारत से आमंत्रित किया गया है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब केजरीवाल को देश से बाहर जाने से रोका गया हो। इससे पहले बतौर मुख्यमंत्री वो इटली और साउथ कोरिया का दौरा कर चुके हैं, लेकिन उन्हें कोपेनहेगन जाने से रोका गया था और अब सिंगापुर जाने से रोका जा रहा है। आम आदमी पार्टी इस मसले पर बिल्कुल बगावती मूड में है। केजरीवाल से लेकर पार्टी के बाकी नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये कि किसी सीएम को दुनिया के किसी और देश की सरकार ने किसी कार्यक्रम में बुलाया है तो जाने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट,
टाइम्स नाउ नव भारत। तो ऑफिशियल रूल क्या होते हैं? किसी भी इस तरह से टूर पे जाने के विदेश मंत्रालय से पॉलिटिकल क्लियरेंस लेनी पड़ती है। मुख्यमंत्री का जो डिपार्टमेंट है ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से भी उनको इजाजत की जरूरत पड़ती है। 2016 से मंत्रालय की जो वेबसाइट है उस पर ऑनलाइन क्लियरेंस मिल जाती है। पूरी जांच के बाद मंत्रालय जो है वो फाइल पर हामी भरता है। केंद्रीय मंत्री को भी विदेश मंत्रालय के साथ ही पीएमओ से भी क्लियरेंस की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसा जैसे कि हमने बताया कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो पहले भी एक बार रोके जा चुके हैं। क्या तर्क दिया गया है अब तक उनकी जो फाइल है उसको ना अभी तक क्लियर करने का? यह कहा गया है कि हर महीने सैकड़ों एप्लीकेशन जो हैं वो आती हैं, कई इनपुट के बाद क्लियरेंस दी जाती है। इवेंट और लेवल की जांच जरूरी है, इसी वजह से अभी तक क्लियरेंस नहीं दी गई है। ये पहली बार नहीं है कि किसी मुख्यमंत्री को रोका गया हो। साल 2012 में तरुण गोगोई तत्कालीन मुख्यमंत्री असम के थे, उन्हें अमेरिका और इजराइल के दौरे पर जाना था, उन्हें रोका गया। साल 2012 में अर्जुन मुंडा तत्कालीन मुख्यमंत्री झारखंड के थे, थाईलैंड जाने से उन्हें रोका गया। 2017 में सुंदरम तत्कालीन टूरिज्म मंत्री केरला के थे, चीन के दौरे पर जाना चाहते थे, उन्हें रोका गया। साल 2021 सितंबर में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रोम के दौरे पर जाने से रोका गया। अरविंद केजरीवाल खुद अभी तक कम से कम एक बार रोके जा चुके हैं, इससे पहले भी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी तक 30 तारीख को मुख्यमंत्री जी को जाना है। हाँ, देर जरूर हो रही है पर अभी तक तो जाने में थोड़ा समय है, तो क्यों आपको लगता है कि इसमें कुछ राजनीतिक मंशा जो है सरकार की रोकने की है? देखिए अंकित जी, इसलिए लगता है कि ऐसी चोट ये लोग पहले भी दे चुके हैं। 2019 में इसी प्रकार का एक सम्मेलन था डेनमार्क में, जहां पे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जाना था, वहां उन्होंने रोक लगा दी और जाने नहीं दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये भारत की बेइज्जती कराते हैं, भारत के बारे में गलत संदेश देते हैं कि एक मुख्यमंत्री को भी अगर कोई देश बुलाना चाहे और उनके मॉडल के बारे में चर्चा करना चाहे तो भारत की सरकार उसकी इजाजत नहीं देती। पूरी दुनिया में इस कार्रवाई से भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक गलत संदेश देने का काम करते हैं, संघीय ढांचे पे हमले करने का काम करते हैं और लोकतांत्रिक परंपराओं को तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन संजय जी, मैं आपको बताता हूं कि क्यों नहीं जाने दे रहे हैं वो सिंगापुर। सिंगापुर इसलिए नहीं जाने दे रहे हैं कि ये एक वर्ल्ड सिटी सम्मेलन है और इस वर्ल्ड सिटी सम्मेलन में दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली मॉडल के बारे में चर्चा करनी है। अब दिल्ली का मॉडल क्या है अंकित जी? जिसको अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी देखने के लिए आती है, जिसको नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री देखने के लिए आते हैं, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव बान की मून देखने के लिए आते हैं, जिसको कई राज्यों के मुख्यमंत्री देखने के लिए आते हैं। इस दिल्ली मॉडल की चर्चा अंतरराष्ट्रीय मंच पे सिंगापुर में ना होने पाए, केजरीवाल उसकी चर्चा ना करने पाए, इसलिए इस यात्रा पर संजय जी, बीजेपी कहती है, बीजेपी के अमित मालवीय ने एक ट्वीट करा और उन्होंने कहा कि ये जो जहां पर वो जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, उस इवेंट में तो मेयर्स का इवेंट है, तो दिल्ली के मेयर को भेज दीजिए। आपको क्यों जाना आप वहां पे क्यों जाना चाहते हैं? अजीब बात कर रहे हैं अंकित भाई आप। तो क्या मतलब एक मुख्यमंत्री जहां पे मुख्यमंत्री रहेंगे वहीं जा सकता है? कहीं मेयर रहेंगे उनके बीच में नहीं जा सकते? कहीं पार्षद रहेंगे उनके बीच में नहीं जा सकते? अरे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो बिना बुलाए खीर खाने चले गए थे पाकिस्तान, नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने चले गए थे, मंगोलिया तक में चले जाते हैं मोदी जी, शेखों से मिलने चले जाते हैं मोदी जी। तो ये कौन सा तर्क है कि मेयर बुलाए गए हैं और पार्षद बुलाए गए हैं? अरे भाई, दुनिया के मान लीजिए पर्यावरणविद बुलाए जाएंगे और हमारे मुख्यमंत्री को बुलाया जाएगा, तो आप कहेंगे अरे भाई ये पर्यावरणविद का सम्मेलन है, इसमें मुख्यमंत्री को जाने का क्या मतलब है? ठीक है। मान लीजिए डॉक्टर्स का सम्मेलन हो, वहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाया जाए, तो कहने लगे नहीं साहब, डॉक्टों के बीच में आपकी जाने की क्या जरूरत है जी, पहले मुख्यमंत्री इकट्ठा करो। संजय जी, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं। आप तो खुद ब्रिटेन में पढ़ाई किए हुए हैं। दुनिया के हर देश में बड़े बड़े शहरों में वहां मेयर ही होते हैं, वहां विधानसभा नहीं होती है। ठीक है। मॉस्को में मेयर होता है, लंदन में मेयर होता है, वहां थोड़ी विधानसभा होती है। ठीक है। दिल्ली में विधानसभा क्यों है? क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, यहाँ चुनाव होता है, यहाँ असेंबली है,
तो एक यहाँ संजय का जी है, यहाँ के ये इस मुख्यमंत्री वक्त हम थोड़ा अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री नहीं है। कई बार मुख्यमंत्रियों को रोका गया, हाल ही में ममता बनर्जी को भी बाहर जाने से रोका गया था। यूपीए के टाइम में भी कई मुख्यमंत्रियों के इस तरह के दौरों पर रोक लगाई गई या उनको क्लियरेंस नहीं मिला। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार आपके पीछे पड़ी हुई है, जाने नहीं दे रही है मुख्यमंत्री जी को? क्योंकि अरविंद केजरीवाल से नरेंद्र मोदी जी को डर लगता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का मॉडल असली मॉडल है और नरेंद्र मोदी का मॉडल नकली मॉडल है। ये लड़ाई असली और नकली की है। और मैं ये इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके नौजवानों को ठगा, नकली मॉडल। कहा था देश के किसानों की आय दोगुना करेंगे, आज तक नहीं कर पाए, नकली वादा और नकली मॉडल। आज छोटी छोटी, आज आटे पे चाटा मार दिया। आप सोचिए, आटे पे जीएसटी लगा दी, चावल पे जीएसटी लगा दी। लेकिन तो 17 संजय जी, चीजों की जीएसटी आप बढ़ाते हैं। एक फर्जी और नकली मॉडल नरेंद्र मोदी जी चलाकर देश को गुमराह कर जिस मतलब अपनी सत्ता बार बार ये कायम बात रखना कहना चाहते हैं। कि जो लोग अरविंद केजरीवाल और उनके मॉडल पे वोट दें वो तो वोटर बड़े समझदार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार देश में इलेक्शन जीत चुके हैं, लोगों को उनका पूरा साथ मिल रहा है, उनकी पार्टी जगह जगह जीत रही है। तो क्या आपको लगता है सिर्फ दिल्ली और पंजाब जीतने से आपका मॉडल सफल है? बाकी कम से कम 14 से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उनका मॉडल असफल मुझे है। ही क्यों लगता है? आप कैसी, मुझे ही क्यों लगता है अंकित जी? अमेरिका राष्ट्रपति की पत्नी जब हिंदुस्तान आती है तो वो गुजरात में अब मोदी जी मैं तो कह रहा हूं कि स्कूल बीजेपी देखने नहीं जीत जाती। रही है तो उनका मॉडल भी तो कुछ चल रहा है ना सर लोगों के बीच में। तो हम तो 3 बार के मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अंदर। आप अरविंद केजरीवाल 3 बार चुने गए निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, उनको रोकने के पीछे क्या कारण है? आप मुझे बता दीजिए। दुर्भावना नहीं तो ये क्या है? केजरीवाल के मॉडल की चर्चा को रोकना नहीं है तो क्या है? दिल्ली मॉडल दुनिया में डंका पीटा जा रहा है और मोदी जी को शंका हो रही है उस मॉडल पे। हाँ, क्यों है भाई? आपने ये भी कहा कि ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमला है। मुनाफे का बजट दे रहे हैं दिल्ली में मुनाफे का बजट है। इतना सारा काम करके क्या क्या किया सुन लीजिए। शिक्षा मुफ्त की, बिजली मुफ्त किया, पानी मुफ्त किया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की, फरिश्ते योजना लागू की, दवाइयां मुफ्त की। इतने सारे काम करके मुनाफे का बजट दे रहे हैं। इनके पेट में दर्द होता है, कह रहे नहीं साहब दुनिया को ये जानकारी नहीं होनी चाहिए। पर संजय जी इतनी सारी आपने बातें कही कि जो मोदी जी की सरकार है उसने आटे पे चाटा मार दिया, महंगाई कर दी, उन्होंने युवाओं के लिए कुछ नहीं करा, अग्निपथ स्कीम को लेकर भी आपने इतनी सारी बातें कही। लेकिन जो पहला सवाल आपने पूछा वो सवाल पूछा अरविंद केजरीवाल जी के विदेशी दौरे पे। मैंने तो आपको सारा चीज गिनाया, उनका फेल मॉडल क्यों है, उनके फेल मॉडल। आपने राज्यसभा में जो सवाल पूछा आपने कहा राज्यसभा में भी उठाएंगे इस मामले को, यही मुद्दा रह गया राज्यसभा में उठाने के लिए। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? एक राज्य के अधिकार को छीना जा रहा है, संघीय ढांचे पे हमला किया जा रहा है। निर्वाचित 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री को 2-2 बार विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उसको अपने मॉडल की चर्चा करनी है, उससे रोका जा रहा है। और क्या मसला नहीं है आपको? कोई इसमें महत्व नहीं लगता क्या? दिल्ली में किए गए कार्यों की चर्चा दुनिया के मंच पे करना कोई अपराध है क्या? कोई निजी कार्यक्रम से केजरीवाल जी जा रहे हैं क्या? कोई घूमने जा रहे हैं क्या केजरीवाल जी? वहां पे अरविंद केजरीवाल कोई सैर सपाटे के लिए घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं। वहां अरविंद केजरीवाल जी जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पे दिल्ली मॉडल की चर्चा करने की। ठीक है। शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, तीर्थ यात्रा की, माताओं बहनों की बस की फ्री यात्रा की, इसकी चर्चा करनी है। ये कोई व्यक्तिगत मसला थोड़ी है कि वो जा रहे थे घूमने, उनको आप रोक दिया। हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत को आपने रोक दिया, उनको नहीं जाने दिया। हमारे स्पीकर साहब, वो अंतर्राष्ट्रीय एक सम्मेलन होना है स्पीकर्स का, उसमें वो जाना चाहते हैं, उनको अभी तक कोई परमिशन नहीं मिली है। तो ये हमारे साथ पहली बार कर रहे हैं। इतनी दुर्भावना से काम करते हैं। ईडी छोड़ देते हैं, आम आदमी पार्टी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल को रोका इसलिए जा रहा है कि वो अपना मॉडल ना दिखा पाए और शायद कहीं ना कहीं ये मंशा आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को रोकने के लिए की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी अपनी बात रखने के लिए लोकतंत्र में। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मथुरा की, जहां पर एक सफाई कर्मचारी का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल इसलिए हुआ है क्योंकि इस सफाई कर्मचारी ने कूड़े की गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उसकी गाड़ी में तस्वीर थी। अब यह वीडियो नगर निगम तक पहुंचा तो जबरदस्त बवाल हो गया। आनन फानन में सफाई कर्मचारी को तो हटा ही दिया गया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर हड़बड़ी में जो गाज है वो सफाई कर्मचारी पर क्यों गिरी है?
क्या इस बात की जांच की गई कि ये तस्वीरें कूड़े में किसने फेंकी थी? सफाई कर्मचारी तो बेचारा अपना काम ही कर रहा था। एक सफाई कर्मचारी, उसकी कूड़ा गाड़ी और कूड़ा गाड़ी में ये कुछ तस्वीर। इस वीडियो के सामने आने के बाद बवाल मच गया है। वीडियो वायरल हुआ, जांच हुई, फिर कार्रवाई हुई और सफाई कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया। कहा गया कि सफाई कर्मचारी ने लापरवाही की, लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इस खबर का भी एक दूसरा पहलू है, जो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले वो वायरल वीडियो देखिए, जिसके आधार पर संविदा सफाई कर्मी को हटाया गया। उत्तर प्रदेश मथुरा, माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो। तो कुछ राहगीरों की इस तस्वीर पर नजरें इनायत हुई। उन्होंने उसे रोका कूड़ा गाड़ी के साथ। अब आगे क्या हुआ खुद देखिए। डस्टबिन में ये देखिए आप। भैया फोटो निकालो ना आप। किनका है ये फोटो? ये फोटो किनका है? ये किनका फोटो है? ये दिखाओ एक बार आप। आपके मुख्यमंत्री जी का फोटो है? ये माननीय योगी जी का ही नहीं, और भी कई फोटो है यहाँ पर। नहीं दिखाइए आप, दिखाइए एक बार, दिखाइए आप। ये देखिए आप, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का फोटो है ये। आप समझ गए होंगे कि राहगीरों को दिक्कत क्यों। कूड़े में मिला था। ये APJ अब्दुल कलाम का फोटो। ये देखिए आप, इधर भी किसी महापुरुष का फोटो है। फोटो कूड़ा गाड़ी में योगी और मोदी की तस्वीर दिखी तो बवाल खड़ा हुआ। सफाई कर्मचारी से सीधा सवाल हुआ, कूड़े में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री समेत देश के नायकों की तस्वीरें क्यों? भैया क्या नाम है आपका? आपको कहाँ से मिला? कूड़े में मिली। सफाई कर्मचारी ने ईमानदारी से सफाई पेश की, पर यह सफाई काम न आई। का फोटो और ये मोदी जी का फोटो देखिए, ये मोदी जी का फोटो और ये योगी जी का फोटो कूड़ेदान में सब कुछ बढ़िया। और ये जो है, अरे यार भाई साहब यार, आप ये देखिए चैनल वाले हाँ तो कोई बात ना है। जो है योगी जी और हमारे जो है राष्ट्र नायक और क्षेत्र नायकों की क्या स्थिति कर रखी है इन्होंने। सफाई कर्मी आगे बढ़ गए तो सवाल पूछने वाले लोगों ने मोदी योगी की तस्वीरें धोई और उसे अपने साथ ले गए। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, प्रशासन के माथे पर पसीना आ गया। फौरन एक्शन हुआ सफाई कर्मी के खिलाफ। सस्पेंशन लेटर भेज दिया गया, वो भी अविलंब। इस कृत्य में सफाई कर्मी की लापरवाही परिलक्षित होती है एवं नगर निगम मथुरा वृंदावन द्वारा संविदा सफाई कर्मचारी श्री बाबी पुत्र दुलीचंद पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। श्री बाबी पुत्र दुलीचंद संविदा सफाई कर्मी के द्वारा जो ये कृत्य किया गया है, जो लापरवाही की गई है, नगर निगम मथुरा वृंदावन इसकी जो है कठोर शब्दों में निंदा करता है। एक्शन हुआ, इसका ऐलान सुन लिया, अब अगला रिएक्शन सुनिए। वो तो अनपढ़ है, वो जानता ही नहीं, लेकिन फिर भी उसको इतना तो जानता होगा, उसने कभी तस्वीरें तो देखी होंगी। उसकी सिर्फ इतनी गलती है कि उसने उसको उठा के कूड़े में डाला। मेयर तक ये कह रहे हैं कि उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि उसने कूड़े में पड़ी फोटो को कूड़े की गाड़ी में रख दिया। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि सफाई कर्मी पर कार्रवाई क्यों हुई? मथुरा नगर निगम में रंगाई पुताई का काम चल रहा था और इसी दौरान किसी केबिन से ये तस्वीरें निकाली गई और कूड़े के ढेर पे रख दी गई। सुबह जब सफाई कर्मचारी वहां पहुंचा, उसने इन तस्वीरों को पड़ा हुआ देखा तो अपनी कूड़ा गाड़ी में कूड़े के साथ साथ इन तस्वीरों को भी रख लिया। अब सवाल ये उठता है कि नगर निगम के अधिकारियों ने अपनी जांच में इस एंगल का संज्ञान लिया है या नहीं। कूड़े के ढेर में जो है तस्वीर वगैरह पड़ी थी, ढेर में पड़ी थी सर, मुझे तो दिखी भी नहीं, कीचड़ में हो रही थी, गंदगी में। वो कूड़ा मैंने उठा के ढकेल में धर लिया सर। ढकेल में धर के कूड़ा मैं जो है चल रहा था तो 3 लोग व्यक्ति आन के नगर निगम ऑफिस के पीछे उन्होंने मेरी ढकेल रोक ली। एक शख्स, 2 बयान, 2 बातें। एक में साहब को लापरवाही दिखी तो तुरंत बाद भूल। तो सवाल यह है कि जब भूल हुई तो सफाई कर्मी को निलंबन का शूल क्यों चुभोया गया? अब आगे जो जानकारी सामने आई है उसमें नगर निगम की जांच में ही लापरवाही दिख रही है। राहगीर ये सवाल उठा रहे हैं कि इन तस्वीरों को कूड़ा गाड़ी में ही क्यों रखा। इस तस्वीर को अब एक बार फिर से देखिए। एक सफाई कर्मी, उसके 2 हाथ जिनसे वो अपनी कूड़ा गाड़ी को धकेल रहा है। ऐसे में वो इन तस्वीरों को कहां रखता? चूंकि इसका काम सफाई करना है, लिहाजा कूड़े के ढेर में पड़ी इन तस्वीरों को अपनी कूड़ा गाड़ी में रख लिया।
वो मतलब इतने गंदे कीचड़ में हो रहे थे कि उस समय तो मुझे अपने काम की पड़ रही थी साहब। हम पे इतना दबाव रहता है, एक आदमी 4-4 कामों को करता है। तुम देखते हो गए कहीं ना कहीं कि कितनी मेहनत करते हैं ये लोग। इसी कहानी का एक और पहलू देखिए। देश में महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए। कूड़ा गाड़ी में 4 तस्वीरें हैं, एक पीएम मोदी की, एक सीएम योगी की। राहगीरों की बातों से यह पता चलता है कि इसमें एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के साथ साथ एक और महापुरुष की तस्वीर थी। ऐसे में इन राहगीरों ने बाकी की 2 तस्वीरों को कूड़े के बीच क्यों छोड़ दिया? क्या कूड़ा गाड़ी में एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की तस्वीर से इन्हें एतराज नहीं था? क्या इन लोगों को सच में देश के महापुरुषों के सम्मान की चिंता थी, या फिर ये एक पब्लिसिटी स्टंट था जिसकी वजह से एक गरीब संविदा सफाई कर्मी पर गाज गिर गई? ये सोचने वाली बात है कि तस्वीर फेंकी किसी और ने और सजा सफाई कर्मचारी को मिली। सफाई कर्मचारी का काम है कूड़े के ढेर को साफ करना, ऐसे में उसे अपना काम करने की सजा क्यों मिली? हिंदुस्तान वो देश जहां प्रधानमंत्री खुद सफाई कर्मचारियों के हिमायती हैं, समय समय पर वो इस बात को जाहिर भी करते आए हैं। क्या उसी हिंदुस्तान में एक सफाई कर्मचारी की भूल के लिए उसे इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए? मनीष यादव, मथुरा, टाइम्स नाउ, नवभारत। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगर इस खबर को देखेंगे तो वो इस बात की तस्दीक करेंगे या समर्थन करेंगे कि सफाई कर्मचारी को नौकरी से हाथ धोना पड़े। अगर इतनी ही चिंता थी तो जिन्होंने इसको उतार के कूड़े में फेंका, पहले उनकी वहां पर खबर लेनी चाहिए थी। और दूसरा, जो फोटो बना रहे थे वहां पर, खुद कह रहे हैं कि इसमें और भी महापुरुषों की फोटो है, और सिर्फ योगी और मोदी की फोटो लेकर आगे चल पड़े। अब इसे राजनीति नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार की बात करते हैं। पटना से गिरफ्तार पीएफआई कार्यकर्ता से जो पूछताछ हो रही है, उसके बाद बिहार के कई जिलों में छापेमारी बढ़ गई। पुलिस को अब तक पता चला है कि बिहार के कई जिलों में मुस्लिम युवकों को अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग दी जा रही थी। बाकायदा ऑफिस बनाया गया था। दूसरी तरफ पैसों का जो पूरा खेल है, उसका एक अलग हिसाब किताब अब पुलिस कर रही है। हालात ये हैं कि पुलिस ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए पटना से लेकर करीब 10 जिलों में लगातार जांच कर रही है और इस पूरे नेटवर्क की सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर रही है। पहले गजवाए हिंद वाला व्हाट्सएप, फिर आतंक का ट्रेनिंग सेंटर और अब जिले जिले में कैंप। पटना से देश की अमन और शांति को बिगाड़ने और सांप्रदायिक दंगों को भड़काने का ये वो प्लान है जिसे लेकर पुलिस हर दिन खुलासे कर रही है। पटना सहित पूरे बिहार में ट्रेनिंग कैंप की बात हो या फिर युवाओं को ट्रेनिंग देने की, पुलिस हिरासत में आए पीएफआई के दोनों संदिग्धों से जो खुलासे हुए हैं, उसने बिहार पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। अतहर परवेज और अरमान मलिक ने जो खुलासे किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। पीएफआई मुस्लिम युवाओं को अस्त्र शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग देता था। 15,000 से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग दी गई। बिहार के 15 जिलों में कैंप ऑफिस खोला गया था। पूर्णिया को पीएफआई का हेडक्वार्टर बनाया गया था। अतहर और अरमान मलिक के लिए पुलिस ने सवालों की लंबी लिस्ट तैयार की है और उसी आधार पर उनसे लगातार पूछताछ हो रही है, जिसमें दोनों संदिग्ध ने बताया वो सबसे पहले बेरोजगार और अनपढ़ युवाओं को टारगेट करते थे और फिर संगठन से जोड़ने के लिए ब्रेन वॉश करते थे। ये सारी बातें उन्हें ऐसे बताई जाती थी जिससे वो ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाते थे। सूत्र बताते हैं कि अतहर और अरमान को पहले अलग अलग बिठाकर पूछताछ की गई। जब दोनों के बयान अलग मिले तो फिर दोबारा उन लोगों को एक साथ बैठाकर उनसे पूछताछ की गई। पुलिस का आरोप यह भी है कि इन दोनों ने पुलिस को बरगलाने की पूरी कोशिश की है। पीएफआई फंडिंग को लेकर भी कई सवाल पूछे गए हैं। किसे कितना पैसा दिया गया, इसको लेकर भी पूछताछ हुई है। पूर्णिया में पीएफआई हेडक्वार्टर का ऑफिस बंद मिला है। पीएफआई बैंक अकाउंट में करीब 90 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है। हवाला के जरिए पीएफआई के रुपयों की फंडिंग होती थी। पटना पुलिस ने पूरे मामले में, पटना का इलाका है फुलवारी शरीफ, उसमें कांड दर्ज किया है। कांड दर्ज में करने के बाद में पुलिस की टीम बना के कार्रवाई की गई है। कांड का अनुसंधान अभी गहन स्तर पर चल रहा है। डिटेल में उसकी बारीकियों की जांच की जा रही है। कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और उनके स्टेटमेंट्स लेकर के और जो जब्त दस्तावेज हैं उसकी स्क्रूटनी करके क्रॉस मैच करते हुए हम लोग और एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। जहां जहां जरूरत होगी हम लोग इन्वेस्टिगेशन की टीम वहां जाएगी। पटना के फुलवारी शरीफ के नया टोला में देश विरोधी अड्डे का जब से खुलासा हुआ है, फिर पूछताछ शुरू हुई, उसके बाद से लेकर अब तक बिहार के कई जिलों में लगातार छापेमारी हो रही है। पटना, दरभंगा, मधुबनी, चंपारण,
पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, कटिहार, वैशाली, गया। इतना ही नहीं, इसी मामले में लखनऊ से गिरफ्तार वकील नरुद्दीन जंगी भी दरभंगा का रहने वाला निकला है। नरुद्दीन को पुलिस ने 23 जुलाई तक जेल भेज दिया है। नहीं, हम कुछ नहीं, बस अल्लाह, मेरा अल्लाह सब अच्छा करेंगे, मेरे अल्लाह। हम जितना परेशान हैं। दरभंगा में इसे लेकर पीएफआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है और लगातार हो रही कार्रवाई को रोकने की मांग की जा रही है। पीएफआई की मांग है कि आरोपियों के खिलाफ जल्द से मामला वापस ले लिया जाए। सवाल ये कि जब एक के बाद एक देश विरोधी कनेक्शन सामने आ रहे हैं, जब लगातार पुलिस की जांच में सारे सबूत सामने आ रहे हैं, ऐसे में कार्रवाई नहीं करने की मांग कितनी सही है। पटना से साकेत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अब वक्त हो चुका है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें आज आपको दिखाते हैं कि लुलु मॉल में साजिश बनाम हकीकत की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट क्या है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में जब से ये मॉल खुला है तब से हंगामा लगातार हो रहा है। कोई कहता है कि इस मॉल में सिर्फ नमाज की इजाजत है, तो कोई कहता है कि लखनऊ के इस मॉल में हनुमान चालीसा बैन है, तो किसी का कहना है कि इस के मालिक यूसुफ अली विदेशी हैं, जो विवाद और फसाद की जड़ है। लेकिन सच ये नहीं है, तो सच क्या है, इसको जानने के लिए देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। लखनऊ का लुलु मॉल इन दिनों सुर्खियों में है। इस नए नवेले मॉल के साथ नमाज, सुंदरकांड और लव जिहाद जैसे लफ्ज भी हर जुबान पर है। ये मॉल विवादों में क्यों है, इसके पीछे की कहानी क्या है, आज इस मशहूर मॉल से जुड़ा हर सच बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मॉल के उद्घाटन के फौरन बाद वायरल हुए इस वीडियो से जुड़ी सबसे नई हकीकत बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की तफ्तीश में मॉल में नमाज का साजिश एंगल सामने आया है। शुरुआती जांच में पता चला कि नमाज पढ़ने का वीडियो बनाने के मकसद से ही युवक मॉल में आए थे। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक आरोपियों ने पहले ग्राउंड फ्लोर और फिर पहली मंजिल पर नमाज पढ़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों जगह सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद इन लोगों ने दूसरे फ्लोर के कोने में जाकर नमाज पढ़ी और फिर वीडियो वायरल कर दिया। अब तक की तफ्तीश के मुताबिक लुलु मॉल में 12 जुलाई को नमाज पढ़ने के दौरान युवक पैदल ही आए थे। मॉल में सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि नमाज पढ़ने के दौरान उनकी दिशा भी गलत थी। यही नहीं, उन युवकों ने महज 17 से 18 सेकंड नमाज पढ़ी, जबकि नमाज पढ़ने में कम से कम 5 से 10 मिनट लगते हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या जानबूझकर विवाद पैदा करने के लिए ही तो नमाज नहीं पढ़ी गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में दिखा है कि 8 युवक मॉल में गए थे, 2 वीडियो बना रहे थे, बाकी 6 नमाज पढ़ रहे थे। फुटेज में ये भी दिखा कि इन लोगों ने कोई खरीदारी नहीं की, न ही मॉल में घूमे। उनका मकसद सिर्फ नमाज पढ़ना था। नमाज पढ़ने का वीडियो बनाने के बाद वो सभी बाहर निकल आए। मॉल में नमाज वाली साजिश पर यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने भी बहुत बड़ा आरोप लगाया। इस तरीके से आज बड़ी तादाद में इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और बड़े अमाउंट में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की दिशा में बढ़ रहा है। निश्चित तौर पे कई ऐसे लोग हैं जिसमें साजिश रच के सरकार के कार्यों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार पूरी तरीके से सजग है। ऐसे किसी भी मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। मॉल में नमाज के विवाद ने तूल पकड़ा तो मैनेजमेंट ने चेतावनी जारी कर दी। साफ लिख दिया कि मॉल में किसी भी धार्मिक प्रार्थना की अनुमति नहीं है। इसके अलावा मॉल मैनेजमेंट ने लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी में एफआईआर भी दर्ज कराई। सार्वजनिक स्थानों पर पूजा पाठ या नमाज पर पाबंदी है। ऐसे में धारा 153A, 295A, 341 समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। सवाल उठता है कि मॉल में नमाज वाला विवाद किसकी साजिश है? क्या ये वाकई योगी सरकार की निवेश वाली कामयाबी के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा है? सच्चाई तो जांच से ही सामने आएगी, लेकिन मॉल में नमाज पर हंगामा इस कदर बढ़ा कि जवाब में करणी सेना वाले हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंच गए। लुलु मॉल में करणी सेना से जुड़े 2 लड़कों के हनुमान चालीसा पाठ का वीडियो भी सामने आ गया। ये वीडियो वायरल होने के बाद सुशांत गोल्ड सिटी के इंस्पेक्टर अजय प्रताप सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया तो डीसीपी साउथ गोपाल कृष्ण चौधरी का तबादला कर दिया गया। नमाज के जवाब में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने सुंदरकांड पाठ का ऐलान कर दिया।
हिंदू महासभा के नेता शिशिर चतुर्वेदी ने जहां नमाज वहीं सुंदरकांड पाठ की मुनादी कर दी। मॉल में हिंदुओं से चौगुना मुसलमानों को नौकरी देने और लव जिहाद का आरोप लगाया। ऐसे में मॉल मैनेजमेंट ने फौरन हिंदू महासभा के नेता से मुलाकात की तो उन्होंने उस दिन का विरोध रद्द कर दिया। बावजूद इसके उसी दिन यानी 15 जुलाई को हिंदू समाज पार्टी के कुछ लोगों ने मॉल में जबरन घुसकर सुंदरकांड पाठ करने की कोशिश की। पुलिस वालों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। बिना इजाजत लुलु मॉल में धार्मिक गतिविधि की कोशिश के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हिंदू समाज पार्टी के सरोजनाथ योगी, कृष्ण कुमार पाठक और गौरव गोस्वामी को बिना इजाजत सुंदरकांड पाठ की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तो नमाज पढ़ने पहुंचे अरशद अली को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको पुनः बता दूं कि जो धार्मिक गतिविधियां हैं वो शासन के निर्देशों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार सभी लोग जानते हैं कि वे धार्मिक परिसर के अंदर ही संपन्न की जानी चाहिए। यदि सार्वजनिक स्थानों पर लोग आकर किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि को संपन्न कराने की चेष्टा करते हैं तो ये गैर कानूनी है, प्रतिबंधित है और ये नहीं होने दिया जाएगा। मॉल में नमाज बनाम हनुमान चालीसा विवाद के बीच लोग तरह तरह के सवाल भी कर रहे हैं, जैसे क्या लुलु मॉल में नमाज पढ़ी जाती है? क्या मॉल के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने पर रोक है? क्या लुलु मॉल के 80% स्टाफ मुसलमान है? क्या मॉल के मालिक यूसुफ अली विदेशी है? इन सवालों के जवाब में मॉल मैनेजमेंट ने क्या कहा आपको बताएंगे, लेकिन पहले लुलु मॉल का जरा ये नजारा देखिए। मॉल के आसपास अब पुलिस से लेकर पीएससी के जवान तक मौजूद हैं। पहरा इतना कड़ा है कि लुलु मॉल में फिर कोई नमाज या हनुमान चालीसा पढ़ने की हिमाकत न कर सके। बड़ी संख्या में पुलिस का जो बल है वो आसपास के सभी गेटों के आसपास लगाया गया है और इसके साथ साथ पीएसी की भी एक टुकड़ी जो है वो यहाँ पर 24 घंटे स्टैंड बाय मोड पर मौजूद है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति बड़ी संख्या में या कुछ लोगों के साथ आकर यहाँ पर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करता है तो ऐसी स्थिति में उनसे निपटने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले जिस तरीके से यहाँ पर नमाज पढ़ा गई और उसके बाद फिर हनुमान चालीसा पढ़ा गया, उसको लेकर पुलिस के अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। यहाँ पर जो डीसीपी हैं उनको हटाया गया, साथ ही साथ जो सुशांत गोल्ड सिटी थाने के इंस्पेक्टर अजय प्रताप सिंह थे उनको भी लाइन हाजिर किया गया है। और इसी बात के मद्देनजर तमाम जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो न सिर्फ यहाँ पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, आ रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी चाक चौबंद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मॉल से करीब आधा किलोमीटर पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है, जहां कड़ी चेकिंग के बाद ही मॉल के अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। मॉल के आसपास ड्रोन से नजर रखी जा रही है। यहाँ पर ड्रोन कैमरे जो हैं वो भी इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं और इसी ड्रोन कैमरे के जरिए जो है वो निगरानी भी की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये सब इंस्पेक्टर हैं और यहाँ पर ये ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी कर रहे हैं। यानी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति रह ना जाए, छूट ना जाए, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। लुलु मॉल में नमाज और हनुमान चालीसा का विवाद कितना बड़ा बन चुका है उसकी एक और तस्वीर 17 जुलाई को सामने आई, जब लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने खुद मॉल जाकर सुरक्षा व्यवस्था पर की। जो शुरुआती दिन में लोग कैमरे में जिनकी तस्वीरें आई हैं उनको चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, उसके प्रयास चल रहे हैं। पर उसके बाद जितने भी प्रदर्शनकारी प्रयास किए इस क्रिया प्रतिक्रिया के सिलसिले को आगे बढ़ाने की, उनके विरुद्ध हमने कानूनी कार्रवाई की है और हम सभी लोगों को गिरफ्तार किए। परसों भी 18 लोग गिरफ्तार किए गए थे, कल भी कुछ लोग गिरफ्तार हुए जो परिसर में नहीं पहुंचे थे बल्कि मॉल से दूर ही यहाँ पे आने का जो प्रयास किए थे, उनके विरुद्ध कार्रवाई कर ली गई है और वे सभी इस समय जेल में हैं। पिछले हफ्ते खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में लुलु मॉल का उद्घाटन किया था। 11 एकड़ जमीन पर 2000 करोड़ रुपए की लागत से बना देश का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल खुलने से पहले अपने स्ट्रक्चर और खूबसूरती को लेकर चर्चाओं में था, लेकिन अब उद्घाटन के बाद से ये मॉल नमाज, हनुमान चालीसा, हिंदू, मुसलमान और लव जिहाद जैसे आरोपों को लेकर विवादों में। आलम यह है कि मॉल मैनेजमेंट को इन तमाम आरोपों पर सफाई देनी पड़ रही है। लुलु मॉल के रीजनल डायरेक्टर जय कुमार गंगाधर ने कहा, लुलु मॉल पूरी तरह से व्यावसायिक प्रतिष्ठान है जो बिना किसी जाति, मत या वर्ग का भेद किए व्यवसाय करता है। उपभोक्ता ही हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारा प्रतिष्ठान सरकार के नियमों के मुताबिक काम करता है। मॉल के स्टाफ जाति, मजहब के नाम पर नहीं बल्कि मेरिट के आधार पर रखे जाते हैं। अराजक तत्वों ने मॉल को निशाना बनाने का प्रयास किया है
मॉल में 80% से ज्यादा हिंदू हैं, बाकी मुस्लिम, ईसाई और अन्य वर्ग के लोग। मॉल में किसी भी व्यक्ति को धार्मिक गतिविधि की छूट नहीं है। जिन लोगों ने सार्वजनिक स्थान पर प्रार्थना और नमाज पढ़ने की हरकत की, उनके खिलाफ एफआईआर के जरिए उचित कार्रवाई की गई है। इस सफाई के बावजूद रविवार को करणी सेना ने गाड़ी पर बाइकॉट लुलु मॉल का स्टिकर लगाकर कूच किया, लेकिन खबर मिलते ही लखनऊ पुलिस ने इन्हें रास्ते में रोक लिया। मुद्दा यूपी की राजधानी का है, मसला मॉल में नमाज और हनुमान चालीसा का है, तो भला सियासत कैसे ना हो। ऐसे में पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लुलु मॉल विवाद पर क्या कहा, पहले वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, ये तो यहाँ तक बताया है कि उत्तर प्रदेश का 2024 से पहले माहौल खराब करने के लिए इसी तरह के ट्रेन कर करके लोग भेजे जा सकते हैं। और जहाँ तक धार्मिक स्थानों का सवाल है, फैजाबाद में धार्मिक स्थानों पे किसने फेंका था मांस? आज जो कन्नौज में खबरें आ रही हैं वो किसने फेंका? सब बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी के लोग जानबूझ करके, क्योंकि न वो महंगाई का जवाब दे सकते हैं, न वो बेरोजगारी का जवाब दे सकते हैं, और जिस तरीके से हर मुद्दे पर फेल हुए हैं, इसलिए जानबूझ करके जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। तो अखिलेश कह रहे हैं कि यह विवाद बीजेपी ने 2024 का चुनाव जीतने के लिए किया है। ऐसे में इस पर अब बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हुआ है। श्री अखिलेश यादव जी को देखिए क्या है, वो मैं समझता हूँ कि फिजिकली कहीं कुछ समझने और देखने के लिए नहीं जाते, लेकिन उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश हो गया। इस प्रकार के जिन लोगों ने भी विवाद किए हैं उसमें जो कार्रवाई होनी चाहिए कार्रवाई भी हुई है। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर से यह मानता हूँ कि किसी को नमाज पढ़ना है तो वह मस्जिद में जाए, अपने घर में पढ़े। किसी को श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है वह भी अपने घर में या मंदिर में जाकर के करे। कोई इस प्रकार की परिस्थितियां अगर पैदा होती हैं तो वो सही नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने एक तरफ अखिलेश पर तंज कसा तो दूसरी तरफ ये भी साफ कर दिया कि मॉल हो या कोई और सार्वजनिक स्थान, वहां ना तो नमाज चलेगी और ना ही हनुमान चालीसा या सुंदरकांड। ऐसे में जो अफवाह फैलाई जा रही थी कि लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ी जाती है, वो पूरी तरह गलत निकली। दूसरी अफवाह ये भी थी कि मॉल के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने पर रोक है, ये बात भी सही नहीं है। तीसरी अफवाह ये भी थी कि लुलु मॉल में 80% स्टाफ मुसलमान है। इस पर मैनेजमेंट ने साफ कर दिया कि 80% स्टाफ हिंदू है और 20% में बाकी दूसरे मजहबों को मानने वाले लोग। एक और अफवाह लुलु मॉल के मालिक यूसुफ अली को लेकर जो फैलाई जा रही थी, उसका सच भी आपको बताते हैं। लुलु मॉल के मालिक यूसुफ अली भारतीय मूल के हैं। उनका जन्म 1955 में केरल के त्रिशूर में हुआ। यूसुफ अली का पूरा नाम यूसुफ अली मुसलमीन वेटिल अब्दुल कादर है। शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद वो 1973 में अबू धाबी चले गए, जहां उनके चाचा MK अब्दुल्ला रहा करते थे, जो कि लुलु ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन थे। फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने के बाद यूसुफ ने 1990 के दशक में पहले लुलु हाइपर मार्केट की शुरुआत की। इस ग्रुप के स्टोर्स मिडिल ईस्ट, एशिया, अमेरिका और यूरोप के 23 देशों में है। भारत के कोच्चि, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम के बाद लखनऊ में भी लुलु मॉल खुला है। यूसुफ अली ने लुलु शब्द को अरबी से लिया है, जिसका मतलब होता है मोती। लुलु शब्द का जिक्र कुरान के सूरह रहमान में और कुरान के आयत नंबर 22 में है। यूसुफ अली ने बस इसी को ध्यान में रखते हुए अपने ग्रुप का नाम लुलु रखा। यूसुफ अली भारत के कई और शहरों में लुलु की चेन खोलने पर काम कर रहे हैं, लेकिन लखनऊ में मॉल खुलने के साथ ही नमाज और हनुमान चालीसा को लेकर ऐसा हंगामा बरपा है कि अब जमीन से लेकर आसमान तक मॉल की पहरेदारी हो रही है। लखनऊ से मनीष यादव के साथ आदर्श, ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।